जी, तो आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक एनर्जी सोर्सेज एंड मेटाबॉलिज्म, यानी वो सारी सोर्सेज जो एज एनर्जी हम यूज़ करते हैं और उनका ब्रेक डाउन या उनका मेटाबॉलिज्म यानी फर्दर प्रोसेसेस के अंदर वो एनर्जी किस तरह यूटिलाइज होती है हमारी बॉडी में या किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। ठीक है। सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं एनर्जी सोर्सेज की और कहाँ उनको यूज़ करना है, तो सबसे पहले उसमें बात आती है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की, क्योंकि आपको पता है हमारी जो बॉडी मूवमेंट्स हैं या जो भी हमारे यहाँ हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं इंटरनली, को पता है वो भी मसल्स के बने हुए हैं। और उसके अलावा हमारे स्केलेटल मसल्स जो हमारी बॉडी मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, या स्मूथ मसल्स जो ऑर्गन्स की मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, या कार्डिक मसल जो कार्डिक यानी हार्ट को पंप करवाने में हेल्प कर रहे हैं, तो वो सारे मसल्स हैं और उन सब की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक ऑर्गेनिज्म की ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाजमी और अहम है। उसी के साथ साथ उस कॉन्ट्रैक्शन को करवाने के लिए एक बहुत ही बड़ी अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। और मसल्स वो ऑर्गन्स हैं जो उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल वर्क के लिए और इमीडिएट सोर्स में, ताकि उन जो एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं उनको फर्दर यूज़ किया जा सके एज एनर्जी सोर्स। ठीक है। इस पे हम 4 कंपाउंड पढ़ेंगे, जिसमें एक फास्फोजिन है, दूसरा एटीपी, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। फास्फोजिन और एटीपी एज ए इमीडिएट सोर्स एनर्जी की यूज़ होती है सेलुलर लेवल पर हमारे पास। ठीक है। यानी हमारा सेल जो एनर्जी सोर्स यूज़ करता है उसे हम फास्फोजिन या एटीपी कहते हैं। और लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, ये फर्दर इनकी ब्रेकडाउन हमें ये एटीपी और फास्फोजिन ही प्रोवाइड करती है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी जब टूटता है तो वो बहुत ज़्यादा, काइंडली अपने माइक म्यूट कर लें प्लीज़। ठीक है। जब वो एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल भी टूटता है तो वो भी हमें 36 एटीपी प्रोवाइड करता है। इसी तरह जब रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, जो जो यू जो अगर कार्बोहाइड्रेट्स ना हो, तो जब लिपिड्स मॉलिक्यूल्स भी टूटते हैं तो इन द लास्ट वो भी हमें एटीपी या फास्फोजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये 4 मेन कंपाउंड्स हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली जो लास्ट प्रोडक्ट एज एनर्जी के तौर पे हमें देते हैं, क्योंकि हमारा जो सेल जो जिस चीज़ को एज एनर्जी यूज़ कर सकता है वो मोस्टली एटीपी है, देन फॉस्फोजिन की बात होती है। चलें, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फॉस्फोजिन क्या है। तो फॉस्फोजिन एक केमिकल कंपाउंड है। ठीक है। ये तकरीबन यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि ये जितने भी एनिमल्स हैं उन सब, मैडम ने यही लिखवाया था कि जितने भी एनिमल्स हैं उन सब में ये पाया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मोस्टली वर्टिब्रेट जो हैं या कॉर्डेट्स जिन्हें आप कह लें, उनके अंदर ये जो केमिकल कंपाउंड है एज एनर्जी के तौर पर पाया जाता है और यूज़ होता है। ठीक है। ये बना हुआ होता है फॉस्फेट ग्रुप का। ठीक है, यानी फास्फोरस का। और उसके अलावा जो क्रेटिनिन कंपाउंड है जो कि प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन के तौर पर आपको बॉडी में मिलता है, ये आपका लिवर प्रोवाइड करता है इसको बनाने के लिए। और उसके अलावा जो आप मीट खाते हैं यानी प्रोटीन्स के सोर्सेज जो भी हैं, उनको जब आप खाते हैं तो उनके उनकी ब्रेकडाउन के अंदर के तौर पर जो क्रेटिनिन सब्सटेंस मिलता है वो यूज़ होता है और फॉस्फेट यूज़ होता है इस केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए। ठीक है। अच्छा, याद रखने की बात ये है कि ये एक शॉर्ट एनर्जी मॉलिक्यूल है। ठीक है। शॉर्ट एनर्जी मॉलिक्यूल से मुराद ये है कि ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पाए नहीं जाते। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू एटीपी, एटीपी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं और इनका स्ट्रक्चर भी शॉर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू एटीपी। ठीक है। बनते ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में, जिस तरह हमारी एटीपी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है। अच्छा, ये कब यूज़ होते हैं? देखिए, याद रखने की बात ये है कि जो एटीपी है वो हमारा बेसिक सेलुलर एनर्जी है। ठीक है। हमारे जितने भी सेलुलर प्रोसेस हो रहे हैं वो यूज़ करते हैं एटीपी को, क्या नाम है, एज एनर्जी यूज़ करते हैं। लेकिन मामला ये है कि एटीपी को हम स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक। एटीपी को जब ज़रूरत होती है तो उसी वक्त एटीपी बनाई जाती है एडीपी से। ठीक है। और देन उसको फ़ौरन ही यूज़ करके उसको दोबारा वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। एटीपी कंपाउंड को आप ज़्यादा देर तक अपने अंदर स्टोर करके नहीं रख सकते। सेल्स की खास नहीं है कि वो ज़्यादा देर तक एटीपी कंपाउंड उसको यूज़ स्टोर नहीं कर सकते। जब भी उन किसी भी सेल को अगर ज़्यादा एटीपी चाहिए होती है तो उसी वक्त फ़ौरन ग्लाइकोलाइसिस होती है, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है।
या फिर लिपिड्स को ब्रेक डाउन करके एटीपी बनवाई जाती है और उसको फ़ौरन ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। एटीपी स्टोर इस सूरत में की जा सकती है कि एटीपी मॉलिक्यूल्स का जो एक फॉस्फेट ग्रुप है, अगर वो फॉस फॉस्फोजिन के फॉस्फेट को दे दिया जाए और उससे ये बन जाए फॉस्फेट और क्रेटिनिन सब्सटेंस, तो इस सूरत में एटीपी की जो एनर्जी थी उसको हम फॉस्फेट क्रेटिनाइन की सूरत में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एटीपी आप अपनी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। एटीपी जब भी बनती है जब आपको उसकी ज़रूरत हो, और उसके बाद फ़ौरन उसकी ज़रूरत ख़त्म होने के बाद वो दोबारा ब्रेक डाउन हो जाती है। तो उस मतलब जब वो ब्रेक डाउन होती है तो उसका फॉस्फेट वैसे क्या नाम है फॉस्फेट पूल में छोड़ने की जगह ये क्रेटिन सब्सटेंस ले लेता है और खुद को फॉस्फोजिन बना लेता है, ताकि लॉन्ग टर्म में जब आपको बहुत ज़्यादा एटीपी की रिक्वायर्ड होगी और एटीपी अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि एटीपी स्टोर्ड नहीं होती और ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए इसको तोड़कर बनाने में एक टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। तो उस वक्त जैसे से फॉर एग्जांपल आपको कोई रेस करनी है, बहुत जल्दी अचानक से भागना है, तो उस कंडीशन में ताकि थोड़ी देर के लिए आपको एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिल सके, जब ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है और एटीपी अवेलेबल इतने नहीं है, एटीपी बन रही है, तो उस कंडीशन में ये फॉस्फोजिन एनर्जी प्रोवाइड करती है सफिशिएंट कि वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो सके। ठीक है, मोस्टली ये जो कंपाउंड है फॉस्फोजिन वो मसल सेल्स, लिवर सेल्स में ही पाया जाता है। ठीक है, हर सेल के अंदर फॉस्फोजिन नहीं होगा। ठीक है, यानी मस्कुलर सेल्स जो हैं या लिवर सेल्स हैं, वहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत है, जैसे भागने के तौर पर रनिंग कंडीशंस हैं, वैसे भी जो भी कंडीशंस हैं जहाँ पर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करवानी है, तो वहाँ पर एटीपी के साथ स्टोर्ड फॉर्म में, ताकि एटीपी ना हो तो फॉस्फोजिन वो सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर सके उस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। बाकी तमाम सेल्स के अंदर और उन सेल्स में भी नॉर्मल कंडीशन में एटीपी ही यूटिलाइज होती है सेलुलर एनर्जी के तौर पे। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं एटीपी की तरफ। आपको पता है एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। ये एक बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है जो कि प्रोड्यूस होता है सेवरल एंडोथर्मिक रिएक्शन की वजह से। ठीक है, यानी जब एटीपी एडीपी से एटीपी बन रही होती है तो आपको उस मॉलिक्यूल को एनर्जी बाकायदा प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि वो बॉन्ड बन सके, और जब वो एटीपी से दोबारा एडीपी में यानी एडीपी में टूटता है तो फिर वो एनर्जी हमें मिल जाती है वापस, तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, और जब एटीपी सिंथेसिस हो रही होती है तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, और देन जब वो टूटती है तो वही एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड के ब्रेक डाउन होने से जो एनर्जी मिलती है उसको हम फर्दर एक सेल यूटिलाइज करता है अपने बहुत सारे सेलुलर फंक्शंस करवाने में। ठीक है, और वो सिंपल ये कि ये सिर्फ ये खेल होता है कि फॉस्फेट ग्रुप मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप का यानी एक फॉस्फेट बॉन्ड का उससे जुड़ना उसको एटीपी बना देता है, और उसका टूटना उसको एडीपी बना देता है, जिससे उसके टूटने से जो एनर्जी मिलती है और उसको बनाते हुए आपको उसको एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, आमतौर पर जितनी भी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती हैं सेल को डिफरेंट सेल्स को मसल सेल्स के अलावा भी हैं, उनको भी जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एटीपी की सूरत में ही मिलती है, और ये मिलती किस सूरत में है, लिपिड्स के ब्रेकडाउन से, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। ठीक है, देखें जब हमने बात की, लेकिन जब ऐसी कंडीशंस हैं, सडन कंडीशंस हैं, एटीपी मैंने आपको कहा कि एटीपी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकती ज़्यादा अमाउंट के अंदर। ठीक है, जब बॉडी को रिक्वायर्ड होती है तो वो एटीपी बनाई जाती है उसी फ़ौरन, और उसको बाद में दोबारा कन्वर्ट कर दिया जाता है, और स्टोर वो इस तरह हो सकती है कि उसको मतलब उसका जो एटीपी का जो एक पाए है बॉन्ड, वो फॉस फॉस फॉस्फोजिन मैंने फॉस्फेट ग्रुप लेके क्रेटिनिन के साथ मिलके वो फॉस्फोजिन बना ले। ठीक है, ये स्टोर हो सकती है। अच्छा, जब ऐसा होता है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा काम करना पड़ गया, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और एटीपी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर जब आप बहुत ज़्यादा एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और एटीपी प्रोवाइड नहीं हो रही, लाजमी सी बात है फिर वहाँ पर फॉस्फोजिन यूज़ हो रही होती है। तो उस कंडीशन में क्योंकि आपको पता है जितनी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है उसके यूनिट लेवल पे वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, सार्कोमेयर में जो मायोसिन एक्टिन मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे होते हैं मस्कुलर ठीक मस्कुलर मसल सेल्स की, तो उनके लिए एटीपी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, लेकिन अगर एटीपी वहाँ पर नहीं मिल पाती, इन द एब्सेंस ऑफ एटीपी, तो वहाँ पर फिर फॉस्फोजिन यूज़ होती है, लेकिन फॉस्फोजिन का मामला ये है कि फिर उसको यूज़ करने के बाद एक रिगर स्टेट रेजिस्टेंस स्टेट
कॉज होती है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप इस बात को इस तरह समझिए, जैसे से फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्समैन जो होते हैं रनिंग करते हैं बहुत दिनों बाद, या आप बहुत ज़्यादा कोई काम कर लें थकावट का, जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो, तो उसके बाद आपके जो मसल्स हैं वो खिंचाव का शिकार हो जाते हैं, खिंचे खिंचे, तंग तंग से, एक हल्का सा दर्द भी होता है उनमें। तो उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पर एटीपी यूटिलाइज नहीं होती, ठीक है, वहाँ पर फॉस्फोजन यूज़ हुई होती है एज एनर्जी सोर्स, ठीक है। और उसके अलावा एटीपी भी यूज़ हुई होती है थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा फॉस्फोजन यूज़ हुई होती है। और एटीपी की जो ब्रेक डाउन हो रही होती है तो वहाँ पर वो भी एनारोबिक हो रही होती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से भी आपके मसल्स में पेन होता है, ठीक। तो अब हम आते हैं लिपिड्स की तरफ। देखें, लिपिड्स का मामला ये है कि ये आपकी बॉडी के स्टोर्ड एनर्जी है, ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स के बाद जो एनर्जी, जो कंपाउंड, मैक्रो कंपाउंड आपका यूज़ होता है एज एनर्जी सोर्स, वो है लिपिड हमारे पास, ठीक है। अच्छा, लिपिड भी इसी तरह सिंपली मेटाबोलाइज होते हैं कि किस तरह, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज की अमाउंट इतनी नहीं है आपकी बॉडी में कि वो सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर सके, तो देन फिर लिपिड्स का ब्रेक डाउन होता है, उनकी मेटाबॉलिज्म होती है, और फिर वो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। और लिपिड्स की खास बात ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो अच्छा, इनका ब्रेकडाउन भी सिंपल उसी तरह होता है जिस तरह कार्बोहाइड्रेट का होता है। होता क्या है कि एक लिपिड मॉलिक्यूल, आपको पता है कि वो एक ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल का और 3 फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल का बना हुआ होता है, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, सिंपली जब वो ब्रेकडाउन होता है तो उसका एक ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल वो भी फर्दर क्या करता है, वो फर्दर हिस्सा बन जाता है, देन फिर बाकी जो उसकी ब्रेकडाउन है, उसका एनर्जी में कन्वर्ट होना है, वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आपके क्या नाम है, जैसा कार्बोहाइड्रेट्स के ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ होता है। वो ग्लाइसोल मॉलिक्यूल वो क्या है, सिंपली समझिए, वो जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है, जब वो फ्रक्टोज 1,6 बायोफॉस्फेट के बाद जो वो ग्लाइसर 3 एल्डिहाइड में टूटता है, यानी ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल में, तो ये ग्लाइसरोल भी वही होता है। मतलब ये लिपिड का एक मॉलिक्यूल का एक ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल में टूटने के बाद फौरन क्या नाम है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में चले जाता है, ठीक है। और इसी तरह जो 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल टूटते हैं एक लिपिड मॉलिक्यूल से मिलते हैं हमें, वो भी वो कन्वर्ट कर लेते हैं खुद को, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है, जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल में मिल जाता है, ठीक है। यानी लिपिड के ब्रेक डाउन होने के बाद वो भी फर्दर जो साइकिल प्रोसेस यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, और वो ज़्यादा होते हैं क्योंकि एक ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल कुछ बहुत सारे क्या क्या नाम है, वो ग्लूकोज की तरह टूट के 36 एटीपी प्रोवाइड करेगा। इसी तरह तो फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी डिफरेंट चेन रिएक्शन से साइट्रिक एसिड साइक्लिन में जाके और एटीपी प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए जो एक क्या नाम है, एक लिपिड मॉलिक्यूल है वो एज कम्पेयर टू ट्वाइस एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट के एज कम्पेयर टू ग्लूकोज के। ग्लूकोज 36 प्रोवाइड कर रहा होता है क्योंकि ग्लूकोज 2 कंपाउंड में नहीं, 2 पायरुवेट में टूटता है लास्ट में ब्रेक डाउन, और देन वो अलग अलग से एक पायरुविक एसिड या पायरुवेट के हैं, वो फर्दर डिफरेंट साइकिल्स में जाके, यानी एक ग्लूकोज कम अज़ कम वो फर्दर 2 में होके फिर एक वो 36 एटीपी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो फर्दर जो लिपिड की मेटाबॉलिज्म है उनके टूटने के बाद वो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही होती है, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट्स के जैसे कंपाउंड में टूट जाते हैं फर्दर, या खुद को चेंज कर लेते हैं, देन भी वो भी फर्दर वही साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, देन सिट्रिक एसिड साइकिल, देन क्रेब्स साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हुए वो फर्दर खुद को लास्ट में एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। और क्योंकि वो ज़्यादा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि जो एक लिपिड मॉलिक्यूल है उसके जो यूनिट्स हैं, बेसिक यूनिट वो 2 होते हैं, तो इसी वजह से वो एज कम्पेयर टू ट्वाइस एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। जबकि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसका जो बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर वो एक ही होता है, सिंगल। चलें, तो इसके बाद सिंपली बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। याद रखने की बात यह है कि इन द लास्ट कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स एटीपी ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा सेल जो है वो एज एटीपी एनर्जी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो लास्ट में बात करते हैं हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल की। देखें, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल आप ग्लूकोज खाते हैं तो आपकी ब्लड स्ट्रीम में होता है, उसकी फर्दर डायरेक्शन होती है, तो देन वो एक साइकिल को सेलुलर लेवल पे जाके वो एक साइकिल को फॉलो करता है जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस से होता हुआ वो टूट जाता है, ठीक है, एक पायरुविक एसिड में, ठीक है, या पायरुवेट मॉलिक्यूल में, देन उसकी फर्दर ब्रेकडाउन होती है सिट्रिक एसिड साइकिल से वो गुजरता हुआ,
ठीक है, में जाता है, ठीक। देन फिर वो क्रैब साइकिल से होता हुआ और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल का होता हुआ फिर वो एटीपी मॉलिक्यूल्स 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो क्या नाम है, सिट्रिक एसिड वो ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद उस वो पायरुवेट मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन होने की बजाय ऑक्सीजन मौजूद ना हो, तो फिर देन उसकी जो कैटाबोलिज्म होगी एनारोबिकली होगी, इतनी सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद ना हो, तो फिर उस पायरुवेट मॉलिक्यूल की अगर ऑक्सीडेशन ना हो और उसकी रिडक्शन हो जाए, तो फिर वो फर्दर दूसरे कंपाउंड में टूट कार्बोक्सिलिक एसिड में टूटने की बजाय वो क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पेन काज करता है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड फर्दर जब टूटता है तो वो इतनी एनर्जी एज सफिशिएंट एटीपी प्रोवाइड नहीं करता जितनी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडेटिव एन मतलब जब वो एरोबिकली टूटता है तो वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल एन एरोबिकली लैक्टिक एसिड लास्ट मॉलिक्यूल में टूटता है तो वो इतनी सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, जिसकी वजह से आपके मसल्स पेन का शिकार होते हैं, उसमें रिजिडिटी कॉज होती है। और एक और एग्जांपल ये भी है इसकी कि से फॉर एग्जांपल कि किस तरह मतलब कितनी परसेंटेज में आपका मतलब कार्बोहाइड्रेट यूज़ होता है। से फॉर एग्जांपल एक मैडम ने एक एग्जांपल लिखवाई थी कि से फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है वो 100 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है और उसको वो 100 मीटर की रेस सिर्फ 10 सेकंड में अचीव करनी है अपने टारगेट को, तो वो देखें वो कितनी स्पीड से भागेगा अगर उसे 10 सेकंड, तो जब वो जितनी ज़्यादा जल्दी कोशिश करेगा अपनी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए, उसको काम के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी रिक्वायर्ड होंगी। और क्योंकि वो एक हैवी एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको इतना सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगा कि उसकी जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन है वो एरोबिकली हो सके। तो क्या होगा, उसकी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन एन एरोबिकली होगी। यानी अगर हम कंपेयर करें कि एक 100 मीटर की रेस है और वो 10 सेकंड में करनी है, तो उसमें जो कम से कम 85% एनर्जी होगी वो एन एरोबिकली ड्राइव होगी। ठीक है, और बाकी रिमेनिंग जो है वो एरोबिकली होगी। यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी एरोबिकली नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन थोड़ी सी अमाउंट में तो मौजूद होगा, लेकिन जब हार्ड कंडीशंस होती हैं तो उसमें आराम से सुकून से कोई इंसान सांस नहीं ले पाता, जिसकी वजह से जो ब्रेक डाउन है ग्लूकोज का वो एनारोबिकली होता है मोस्टली। लेकिन अगर इस कंपेयर टू हम देखें कि अगर एक 2 मील की रेस है और उस इंसान को उनको 10 मिनट में तय करना है, तो वो आराम से चलकर भी या सुकून से वहाँ पहुँच सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी एक्सरसाइज इतनी नहीं होगी, वो इतनी हैवी एक्सरसाइज नहीं करेगा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन उसको इतनी ज़्यादा नहीं करवानी पड़ेंगी, जिसकी वजह से अगर वो 2 मील का सफ़र 10 मिनट में तय कर रहा है तो सुकून से जाने की वजह से सिर्फ 20% ही उसकी जो ऑक्सीजन का मतलब ग्लूकोज जो टूटेगा एरोबिकली टूटेगा, बाकी सारा एरोबिकली टूटेगा और सिर्फ 20% एन एरोबिकली टूटेगा। ठीक है, जब भी आप ज़्यादा अगर हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो एक्टिव ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लैक्टिक एसिड में कंपाउंड में चेंज होते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी एनर्जी तो मिलती है, लेकिन उस लैक्टिक एसिड वो एक्टिव एसिड होने की वजह से आपके मसल्स में पेन कॉज करता है। ठीक है, जिसको आप फर्दर रेस्ट कर कर या ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम कर कर या अपनी क्या नाम है हाथ पांव दबा कर भी उसको पेन को दूर कर सकते हैं। ठीक है, और इसी कंडीशन को जब आप एक्टिव मॉलिक्यूल्स आपके एक्टिव मॉलिक्यूल्स मतलब मतलब ऑक्सीजन के एक्टिव मॉलिक्यूल जब रिप्लेस करने आते हैं आपकी उस ऑक्सीजन क्वांटिटी को जो कम हो गई थी उन लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल्स को, ताकि आपकी फटीग की स्टेज ख़त्म हो कम हो, तो उस स्टेज को हम उस कंडीशन को उस फेनोमेना को हम कहते हैं ऑक्सीजन डेबिट।